गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोग कैसे हो। आज हम नई क्लास के साथ आपके पास आए हैं। मैं मीना कालोया SKG स्कूल सुजानगढ़ से, यानी कि अपनी सुरेश कुमारी गाड़ोदिया स्कूल से मैं मीना कालोया आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपनी क्लास में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोज सेक्शन ले रहे हैं और बुक का नाम है वोवन वर्ड्स। वोवन वर्ड्स का जो पहला सेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का, उसी में से आज हम एक शॉर्ट स्टोरी को लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ आपके साथ आए हैं और 10th वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने 11th क्लास में सब्जेक्ट लिया है, तो स्टूडेंट भी नए हैं और साथ साथ में अपना जो क्लास है वो भी नई है। तो चलो बच्चों, हम आज अपना पहला जो लेसन है, पहली जो स्टोरी है उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है द लेमेंट। ठीक है ना, दुखी व्यक्ति के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और पहले हम स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके जो राइटर है उसके बारे में जानेंगे, उनका परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। उनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम उनकी स्टोरी की तरफ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, थोड़ा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर जब हम लेते हैं तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे अपने को अपनी लैंग्वेज का पता चलता है और जो अपनी जो साहित्यिक लैंग्वेज है, अर्थात हम कह सकते हैं जो लिटरेरी अपनी लैंग्वेज है, उसके बारे में अपने को पता चलता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं आज आपको एक वीडियो भेज रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद यदि कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप आराम से, जब हम लाइव क्लास अपनी बुधवार को होती है, उस लाइव क्लास में हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट जो अपनी स्टोरी है वह है द लेमेंट, और उसके जो राइटर है उन राइटर के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो पहले हम राइटर की तरफ चलते हैं कि राइटर जो है वह वास्तव में यहाँ पर रियली जो उनको यहाँ पर लिया गया है, तो किस कारण से लिया गया है, वो इंग्लिश लिटरेचर में क्यों फेमस है, इसके बारे में हम जानेंगे। अबाउट द ऑथर की तरफ हम चलते हैं। तो देखो बच्चों, एंटोन चेकोव 1810-1904 was born in a middle class family in Russia। कि एंटोन चेकोवा का जो जन्म था वो 1810 से, उनका जो समय था वो 1810 से लेकर के 1904 के बीच में था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। ठीक है, रसिया में हुआ था। और ये इनकी जो फैमिली थी वो कैसी फैमिली थी? मिडिल क्लास फैमिली थी। ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी। उन्होंने मॉस्को यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की स्टडी की थी। हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन 1880 एंड इन द नेक्स्ट 7 years ही प्रोड्यूस मोर देन। उनकी पहली जो कहानी थी वह कब सामने आई थी? 1880 में। और अगले 7 साल के बाद ही प्रोड्यूस्ड मोर 600 स्टोरीज। उन्होंने इससे आगे फिर कितनी 600 स्टोरी को भी उन्होंने पब्लिश किया, लिखा। देखिए आगे, ही ऑल्सो रोट प्लेस उन्होंने लिखे। कौन कौन से? सीगल, अंकल वेन्या, द 3 सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड आर एमंग द मोर फेमस वंस। उन्होंने ये जो कहानियाँ थी उनके बारे में, ये जो प्लेज है उनके बारे में बताया। कौन कौन से प्लेज उन्हें लिखे हैं? सीगल है ना, अंकल वेन्या है, द 3 सिस्टर्स, चेरी ऑर्चार्ड आर एमंग द मोर फेमस वंस। हिज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। हिज वर्क ग्रेटली, उनका जो कार्य था उन पर प्रभाव पड़ा था किसका? आधुनिक जो कहानी है उसका और ड्रामा। कहने का मतलब है हिज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। तो उनका जो कार्य है वो प्रभावित हुआ था किसके द्वारा? मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा के द्वारा। द मेन, या हम कह सकते हैं कि जो स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, उन पे उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। द मेन थीम ऑफ चेकोवाज शॉर्ट स्टोरी इज लाइक पास caused by the inability of human beings to respond to
और इवन दे कम्युनिकेट विद वन अनदर। देखिए, द मेन थीम ऑफ चेकोवा शॉर्ट स्टोरी इज लाइफ पास। देखो, पास का मतलब होता है सैडनेस, इसका मतलब इमोशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया मनोभाव भी हो सकता है, ध्यान रखना है इसका मतलब। तो यहाँ पर कहा गया है कि चेकोवा की जो कहानियाँ हुआ करती है उसकी मेन जो थीम हुआ करती है वह जीवन की दुखी चीज़ों को लेकर के, जीवन के दुख को लेकर के होती है, जिनका कारण क्या होता है, मानव की अयोग्यता होती है, जिसके कारण मानव की अयोग्यता जो होती है वही इसका क्या होता है, रिस्पॉन्स देता है। एंड इवन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, और वह यहाँ तक कि वह इसके बारे में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करता है, यानी संप्रेषण भी करता है। द प्रेजेंट स्टोरी इलिस्ट्रेट द पॉइंट ब्यूटीफुल। ये जो कहानी है ये क्या कर रही है, इसी का वर्णन कर रही है, इसी के बारे में अपने को बता रही है कि वास्तव में देखो, इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल, तो इलिस्ट्रेट यानी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है द पॉइंट ब्यूटीफुल, ये एक सुंदर सा क्या है, एग्जाम्पल है चेकोवा की इसी थीम को लेकर के। कौन सी थीम को लेकर के, लाइव्स पास। अब आगे चलते हैं कहानी की तरफ। मैं आशा करती हूँ कि एंटोन चेकोवा को आपने थोड़ा समझा होगा इंट्रोडक्शन के द्वारा, तो है ना। वी विल गो देखिए, हम चल रहे हैं स्टोरी की तरफ। देखिए, स्टोरी का नाम है द एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में मैं आपको बताऊं कि जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जब क्या होता है, बिल्कुल दुखी होता है। द लेमेंट इज ए स्टोरी ऑफ ए पुअर ओल्ड फेलोज डीप सोरो। देखो, मैं इस कहानी के बारे में थोड़ा आपको पहले बता दूं, ये वहाँ लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा इसको सुनना, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, द लेमेंट इज ए द लेमेंट इज ए स्टोरी ऑफ ए पुअर ओल्ड फेलोज डीप सोरो। ये जो कहानी है ये एक दुखी व्यक्ति की कहानी है। आयोना, ठीक है, आयोना पोटोवा इज ए हॉर्स कार्ट ड्राइवर। ये एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है। ही इज़ ओल्ड एंड वीक, वह बड़ा कमज़ोर है, ठीक है, और वृद्ध है। ही इज़ सैड एज हिज सन ही इज़ रिसेंटली डाइड। वह इसलिए दुखी है, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, क्योंकि हाल ही में उसके बेटे की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। हिज हार्ट इज़ हैवी विद द ग्रिफ ऑफ लॉजिंग हिज सन। उसका हृदय बड़ा भारी हो रखा है, किसको लेकर के, अपने बेटे की मृत्यु के कारण। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज शोरो विद समबडी। वह चाहता है, क्या चाहता है, अपने शोरों को कम करना, किसी के साथ शेयर करके। ही वॉन्ट्स टू टॉक टू समबडी अबाउट हिज सन्स डेथ। वह चाहता है कि वह किसी को बताए कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। बट नोबडी सीम्स इंटरेस्टेड इन हिम और हिज सोरो। लेकिन कोई भी उसके दुख को लेकर के रुचि नहीं रखता है, उसके प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिसका जो बेटा है वो पास्ट अवे हो चुका है और अब वह बहुत ज़्यादा शोरो फील कर रहा है। वह इस दुख से बड़ा दुखी हो रखा है और वह चाहता है कि उसका दुख क्या हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए। इसलिए ही वांट्स टू शेयर हिज शोरो विद समबडी, लेकिन ही वांट्स टू टॉक टू समबडी बट अबाउट हिज सन्स डेथ, बट नोबडी सीम्स इंटरेस्टेड इन हिम और इन हिज शोरो। आगे देखिए, ही ट्राइज टू टॉक अबाउट द ग्रिफ टू द फ्यू फेयर्स हु फेरीज इन हिज कार्ट। वह चाहता है कि उसके साथ जो, क्योंकि वह कैब ड्राइवर था तो उसके साथ हॉर्स कार्ट ड्राइवर था, तो वह चाहता था कि उसके साथ क्या हो जाए, कोई जो उसके जो फेरीज होती है, यानी फेरीज का मतलब जो सवारी होती है, उनके साथ वह क्या करेगा, अपने दुख को बांटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके दुख को सुनने के लिए नोबडी हैव टाइम, क्योंकि किसी के पास भी क्या नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। बट दे हैव all give him a cold shoulder. He tries to tell it a porter but he too shows disinterest. वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपनी जो बात है वह एक पोर्टर यानी एक कुली को भी बताना चाहता है, लेकिन फिर भी वह उसकी बात नहीं सुनता है। तो कोई भी उसे ऐसा लिसनर नहीं मिलता है। He finds no listener, ध्यान रखना। अब उसके, क्योंकि he wants to share his sorrow somebody, but
वो क्या कह रहा है, बट ही फाइंड्स नो लिसनर टू टेल ऑफ शोरो, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई ऐसा लिसनर नहीं मिलता है जो उसको सुन सके। ठीक है, तो ऐसा वो करता रहता है, उसके दुख को कोई भी नहीं सुनता है कि उसके दुख को सुन ले, लेकिन ऐसा कोई भी प्रतीत नहीं होता है कि उसके दुख को सुनेगा। देखो, आयोना इज डाइंग टू प्योर आउट हिज फीलिंग ऑफ शोरो टू समवन, वो उड़ेल लेना चाहता है अपनी फीलिंग को किसी के सामने। एट दिस पॉइंट, इसी समय ही गोज टू हिज हॉर्स, अब क्या करे, वह कहाँ जाता है, अपने घोड़े के पास जाता है। एंड स्टार्ट टेलिंग हिम अबाउट हिज सन्स डेथ, और किसके बारे में बताता है, अपने उस बेटे की मृत्यु के बारे में उस घोड़े से बताता है। द हॉर्स सिम टू बी ए क्वाइट लिसनर, तो देखिए जो हॉर्स है वह क्वाइट लिसनर होता है। स्पीकर कौन होता है, आयोना पोटोवा, जो यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो। ठीक है, आयोना पोटोवा को वो है सुनता है, वह गुड लिसनर होता है। द हॉर्स सिम्स टू बी सिम्फेटिक टू, और ऐसा प्रतीत होता है, सिम्फेटिक का मतलब सहानुभूति दिखाना, कि वह सहानुभूति दिखा रहा है किसके साथ, उस घोड़े के उस वृद्ध व्यक्ति के साथ। आयोना इज मूव्ड एंड टेल्स द होल स्टोरी, और क्या करता है, सारी की सारी कहानी आयोना पोटोवा किसको सुना देता है, अपने घोड़े को। तो चलिए अब हम इस स्टोरी का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया स्टोरी का, तो वी विल रीड स्टोरी। देखें, इट इज़ ए ट्वेलाइट। देखिए, अब देखना है इसको कि ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे मैं वर्ड बोलती जाऊंगी, आप इनके जो मीन है उसको आप लिखते जाओगे कि वास्तव में इसका मीन क्या है। ठीक है, ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है, तो इसको आप लिखोगे कि ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हमें देखो, जितने भी हार्ड वर्ड अपने पास है, उन सारे हार्ड वर्ड को आपको क्या करना है, अपने पास लिख लेना है, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं पहले क्या कर देती हूँ, उसको अंडरलाइन कर देती हूँ कौन कौन से हार्ड वर्ड है, ताकि आप उसको अंडरलाइन कर लो। पहला वर्ड है ट्वेलाइट, ट्वेलिंग, द न्यू लाइटेड स्ट्रीट लैम्प, कैब ड्राइवर अपने को पता है। स्नो ड्रिफ्ट, यस। उसके बाद देखिए, मोशनलेस आपको पता है। इमोबिलिटी का मतलब आपको नहीं पता है लिखना। आगे देखिए, एंगुलरिटी, इसका भी आपको नहीं पता है, आप लिखोगे प्लंग्ड। आगे देखिए, स्नेज्ड आपको पता है, प्लाव का नहीं पता है, लिखोगे। उसके बाद देखिए, स्लाव का लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने वर्ड है। आगे देखिए, मैं बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाना, समझते जाना क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे है। इट इज़ ए ट्वेलाइट, ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है, डिम लाइट आफ्टर द सनसेट। आप लिख सकते हो डिम लाइट आफ्टर द सनसेट। ठीक है, क्या होगा, डिम लाइट, द डिम लाइट आफ्टर द सनसेट। यदि मैं कहूँ कि ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं ना प्रदोष काल, तो वही बात, ट्वेलाइट यानी द डिम लाइट आफ्टर सनसेट। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है ना, उसी के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ट्वेलाइट, ये उस शाम का समय था। ए थिक वेट स्नो इज स्लोली ट्रेवलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स एंड लेइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर्स ऑन roofs, on horses, backs, on people, shoulders and the heads। अब देखिए, अब मैं जैसे कि आपको बता देती हूँ कि हम तो यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, राजस्थान में, लेकिन जो ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है, तो ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये ऐसे स्थान पर बैठ कर के लिखी गई है जहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्नोफॉल होता है, तो हमेशा हम अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर बिलोंग करता है राइटिंग को,
और राइटर को, राइटर जिस एटमॉस्फेयर में अपनी लेखन कला को करता है वह कुछ भी क्या करता है, राइट करता है, लिखता है, पुट ऑन करता है, तो उस समय क्या होता है कि वह उसके जो एटमॉस्फेयर है, यदि ठंडा एटमॉस्फेयर होगा तो उसमें वह क्या करेगा, अपनी उस ठंडे एटमॉस्फेयर को डाल देगा। यदि हॉट एटमॉस्फेयर होगा तो वह उसको डाल देगा, या फिर कोई जैसे रेनी सीजन वाला होगा तो वह उसको डाल देगा। तो फिलहाल जो एंटोनी चेकोवा है वह बाहर के हैं, और जब वो स्टोरी शायद लिख रहे थे तो वहाँ पर बड़ा स्नोफॉल हो रहा था, इसलिए उन्होंने स्नोफॉल का वर्णन और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से किया है, डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कैसे कैसे, देखो यहाँ पर दिया है। ट्रेवलिंग का मतलब होता है मूविंग। तो देखिए क्या बताया गया है कि जो थिक का मतलब क्या होता है, भारी भरकम मोटा ताजा, है ना, मोटी सी परत। वेट का मतलब क्या होगा, वेट, WET, वेट, वेट ये नहीं होता है गीला, है ना। तो क्या हुआ देखिए, इट इज़ ट्वेलिंग ए थिक वेट स्नो इज स्लोली ट्वेलिंग अराउंड। तो देखिए शाम का धुंधला प्रकाश था, एक मोटी नर्म बर्फ की जो चादर थी बिल्कुल द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट, अभी अभी जली हुई लाइट के ऊपर गिरी हुई थी, धीरे धीरे गिर रही थी घूम घूम के। कोमल जो पतली सी परत थी वह छतों पे आ गई थी, घोड़ों के पीठों पे आ गई थी, एंड ऑन द पीपल्स शोल्डर्स एंड हेड्स, और यहाँ तक कि लोगों के कंधों पे भी गिर गई थी। और कहाँ पर आ गई थी, और कहाँ पर आ गई थी, हेड्स यानी टोपी के ऊपर भी आ गई थी। समझ गए कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा हो गया था, स्नोफॉल हो रहा था। और कैसा हो रहा था, गीली गीली सी स्नो गिर रही थी, किस पे, ट्रेवलिंग अराउंड द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स, क्योंकि ट्वेलाइट का समय है और जब द डिम लाइट, है ना, आफ्टर द सनसेट, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो स्ट्रीट लाइटें जल गई थी, और स्ट्रीट लाइटों पे भी क्या हो गई थी, वो बर्फ़ गिर गई थी, और इसकी पतली पतली परतें कहाँ पर आ गई, रूफ्स यानी छतों पे आ गई थी, ऑन हॉर्स बैक्स, और घोड़ों के कंधों पे आ गई थी, एंड ऑन पीपल्स शोल्डर्स, और लोगों के कंधों पे आ गई थी, और टोपी पर भी गिर गई थी। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, द कैब ड्राइवर आयोना पोटोवा इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक ए फैंटम। देखो फैंटम का मतलब क्या होता है, घोस्ट। फैंटम का मतलब मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कराना भूल गई, फैंटम का मतलब होगा घोस्ट। क्या होगा, फैंटम का मतलब घोस्ट, ठीक है, फैंटम यानी घोस्ट। तो देखिए वो क्या कह रहा है, द कैब ड्राइवर आयोना पोटोवा इज़ क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक ए फैंटम, कि कैब ड्राइवर जो था आयोना पोटोवा वह कैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वाइट, और ऐसे लग रहा मानो कि कोई भूत है। ही इज़ बेंट डबल एज फार एज ए ह्यूमन बॉडी कैन बेंट डबल। देखो बेंट का मतलब होता है मुड़ जाना, है ना, एकदम से मुड़ गया था। ही इज़ बेंट डबल एज फार, वह इतना मुड़ गया था जितनी कि ह्यूमन बॉडी डबल हो सकती है, अर्थात इतना डबल हो चुका था जितना कि और कुछ मतलब और बॉडी, मतलब बॉडी को जितना हम कर सकते थे एक हाई लेवल तक, जितना हम उसको मोड़ सकते थे उतना वो अपनी बॉडी को मोड़ चुका था। ही इज सिटेड ऑन हिज बॉक्स, वह अपने बॉक्स पे बैठा हुआ था। ही नेवर मेक्स ए मूव, वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इफ़ ए होल स्नो ड्रिफ्ट, देखो स्नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा वो हम देखते हैं। स्नो ड्रिफ्ट का मतलब होता है, देखिए स्नो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो अपने स्नो के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। आप ये कह सकते हो हीप ऑफ स्नो, हीप ऑफ स्नो। तो देखिए वहाँ पर बर्फ़ का ढेर ऐसे लग रहा था। इफ़ ए होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम, यदि एक बर्फ़ का ढेर भी उस पर गिर जाए, इट सीम्स एज इफ, ऐसा प्रतीत होता था मानो ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू सेक इट ऑफ। देखो सेक इट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट राइड ऑफ इट बाई मूविंग हिज बॉडी, ठीक है, गेट राइड ऑफ इट बाई मूविंग हिज बॉडी, अपने सिर को, अपने शरीर को हिलाकर हटाना, ठीक है। तो देखिए वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू सेक इट ऑफ
टू शेक इट ऑफ का मतलब होता है हिला करके अपने आप से कोई चीज़ को हटा लेना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वह तो विदाउट मूवमेंट के बिल्कुल स्थिर होकर मोशनलेस होकर के बैठा हुआ था। यदि उसके ऊपर बर्फ़ का एक ढेर भी गिर जाता है तब भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह आवश्यक नहीं समझता है कि उससे क्या हो जाए, वह उस बर्फ़ को हिला करके गिरा दे। His little horse is also quite white and remains motionless. उसका जो छोटा घोड़ा था वह भी क्या था, बिल्कुल क्वाइट शांत था। रिमेन्स मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्थिर। और इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मतलब भी क्या होगा, देखिए दोनों एक जैसे वर्ड है, मोशनलेस और इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब क्या होगा, बिल्कुल स्थिर। तो वह हिज लिटिल हॉर्स इज क्वाइट ऑल्सो क्वाइट वाइट एंड रिमेन्स मोशनलेस इट्स इमोबिलिटी। उसका जो सफ़ेद घोड़ा था वह भी बिल्कुल स्थिर था, बिना किसी गति के था। हिज, आगे देखिए, हिज एंगुलरिटी, एंगुलरिटी का मतलब क्या होता है, देखो बहुत अच्छा वर्ड है एंगुलरिटी, और एंगुलरिटी का मतलब क्या होता है, दुबलापन, ठीक है ना, एकदम से पतलापन, थिन्स एकदम से कमज़ोर, है ना, थिन्स यानी कमज़ोर। वह क्या था, इट इज़ एंगुलरिटी, वह बड़ा कमज़ोर था। इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग legs even close by give it the appearance of gingerbread horse worth a kopeck। देखो जिंजर ब्रेड का क्या मतलब होता है उसको देखना। जिंजर ब्रेड का मतलब होता है हेवली ऑर्नामेंट, यानी कि अत्यधिक रूप से सजा धजा। और यदि हम दूसरे वर्ड में लें तो इसका मतलब होता है शो करने वाला, दिखावा करने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कहा जा रहा है, इट्स एंगुलरिटी, उसका जो पतलापन था, दुबलापन था, वह बड़ा दुबला था। इट इज़ स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स, उसकी टांगे कैसे थी, किसकी तरह थी, बिल्कुल सीधी थी, किसकी तरह, जैसे लकड़ी की बनी हुई टांगे हो। बाय गिव इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ जिंजर ब्रेड्स हॉर्स वर्थ ए कोपेग। उनकी जो टांगे थी वे ये प्रकटीकरण कर रही थी, अपीयरेंस कर रही थी, वो ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कि वह पूर्ण रूप से सज्जित एक कोई नकली घोड़ा है जिसकी कीमत क्या है, 1 कोपेग है। इट इज़ नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लंज्ड, प्लंज्ड का मतलब क्या होता है, डूबा हुआ होना, ठीक है, डूबा हुआ होना। इट इज़ नो डाउट ही प्लंज्ड इन डीप थॉट, इसमें कोई वो नहीं है कि वह किस में डूबा हुआ था, अपने विचारों में डूबा हुआ था। इफ़ यू वर स्नेच्ड फ्रॉम द प्लाउ, देखो प्लाउ का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्लाउ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू क्लियर द स्नो, तो स्नो को दूर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, जो फावड़े की तरह का होता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपने गहन विचारों में डूबा हुआ था। इफ़ यू वर, यदि तुम भी, छीन करके यदि तुमसे भी क्या कर लिया जाए, तुम्हें उस बर्फ़ से दूर भगा दिया जाए। फ्रॉम यूजुअल ग्रे सराउंडिंग, यदि तुम्हारे चारों तरफ भी क्या हो, दुख की लहर हो। एंड वर थ्रोन इनटू द स्लाव फुल ऑफ मॉन्स्टर्स लाइट्स, और यदि तुम्हें, स्लाव का मतलब क्या होगा, देखो स्लाव का मतलब होता है मड, स्लाव यानी क्या होता है, मड, स्लाव यानी मड, क्या होता है, मड, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़। और यदि तुम्हें भी क्या कर दिया जाए, मड में डाल दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए, देखो मोनस्ट्रस का मतलब होता है विशालकाय, यानी ह्यूज या हॉरिबल। यदि भयानक रूप से तुम्हें भी किस में डाल दिया जाए, उस दलदल में डाल दिया जाए। कौन सी दलदल में, जिन विचारों में वो खोया हुआ है। अनसीजिंग, अनसीजिंग, देखो सीजिंग का मतलब तो क्या होता है, स्टॉप करना। अनसीजिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस अगर आवाज़ें वहाँ पर आती रहे। एंड हरिंग पीपल, लोग जल्दबाजी में इधर से उधर आते जाते रहे। यू टू वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट नॉट टू थिंक, तो तुम भी अपने आप को उन विचारों में खोने से रोक नहीं पाओगे, या तुम्हारे सामने भी कोई कठिनाई नहीं होगी उन विचारों को खोने में। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइनें हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ी समझ में नहीं है, इसको मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि पर बताया गया है कि जो आयोना पोटोवा है वह अपने विचारों में खोया हुआ है। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं वह एकदम स्थिर है, वह अपने उन विचारों में खोया हुआ है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि यदि आपको भी अपने सामान्य शहरी वातावरण से क्या कर दिया जाए, एक बर्फ़ हटाने वाले यंत्र से हटा दिया होता है,
वो ये कहना चाह रहा है यदि आपको भी शहरी वातावरण से अलग कर दिया जाए, किसके द्वारा? प्लाऊ के द्वारा। यानी प्लाऊ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्लियर, क्या किया जाता है? बर्फ को हटाया जाता है। वैसे यदि आपको भी शहरी वातावरण से हटा करके उस विचार करने वाले स्थान पर ला करके डाल दिया जाए तो आप भी क्या करोगे? उस लाव में, उस कीचड़ में पूर्ण रूप से सम जाओगे और आप भी बिना सोचे समझे नहीं रह सकोगे, अर्थात आप भी उसके दुख में भागीदार बन जाओगे। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से अपनी लाइव क्लास में पूछना, ठीक है? मैं समझती हूँ कि आ गया होगा समझ में। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस आपको पढ़ा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको पढ़ना क्योंकि नया सब्जेक्ट है ना, नए वर्ड है। मैं मानती हूँ कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके जो वर्ड होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। थैंक यू।